सभी को नमस्कार। स्वदय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होने के बाद में अब विद्यार्थियों के आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए, एक तो इस पर चर्चा करेंगे। और एक जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आरपीएससी ने अपना जो पैटर्न बदला है ना परीक्षा का, उसको लेकर के हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और साथ में ही आगे आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, या जो जॉब वाले विद्यार्थी है वो किसकी तैयारी कर सकते हैं, और जिनकी अभी जॉब नहीं लगी हुई है वो किस हिसाब से कौन सी तैयारी कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जैसे कि आप सभी लोगों ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम अटेंड किया है, और उसका जो फर्स्ट पेपर का जो पैटर्न बदला था, उस पैटर्न की वजह से कुछ विद्यार्थियों का तो पेपर ठीक हो गया, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो एक क्राइटेरिया लेकर के चल रहे थे कि हमारे को पासिंग मार्क्स लेने हैं या 35 या 40 क्वेश्चन तक हमारे ठीक हो जाते तो ठीक है, हम सब्जेक्ट में अच्छा कर देंगे। उन विद्यार्थियों ने चलो ठीक है सब्जेक्ट में तो अच्छा किया है, लेकिन फर्स्ट पेपर में उनका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं हो रहा है। इस वजह से वो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में सीधे बाहर हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि जैसे जिनका पास हो रहा है एग्ज़ाम, जैसे कि 32 या 33 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं आरपीसी की के अकॉर्डिंग, और उसमें जैसे सब्जेक्ट में 100 या 100 अबव जा रहे हैं, तो वो विद्यार्थी अभी थोड़े से लग रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के चयन में दौड़ में शामिल है। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों को तो आगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है हमारी दिसंबर में एग्ज़ाम हो रही है, उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों का ये क्राइटेरिया पास नहीं हो रहा है वो विद्यार्थी जैसे कि एक तो नवंबर में एग्ज़ाम होगी भूगोल विषय के लिए लैब असिस्टेंट वाली, तो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। और साइंस वाले हैं वो साइंस वाले सब्जेक्ट में जो लैब असिस्टेंट होगा उसकी तैयारी कर सकते हैं, जिनकी अभी जॉब नहीं है। ठीक है, वो वाले विद्यार्थी। और जिनकी जॉब है ऑलरेडी, जैसे थर्ड ग्रेड में है, कहीं कोई यूडीसी लगा हुआ है, एलडीसी लगा हुआ है, तो वो विद्यार्थी एपी की तरफ मूव कर सकते हैं, जो कि दिसंबर में एग्ज़ाम हो रहा है अभी, जो आरपीसी टेंटेटिव डेट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब कुछ विद्यार्थी ऐसे भी असमंजस में हैं कि सीटें थोड़ी सी लैब असिस्टेंट में कम है साइंस में और इसमें आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में। तो अभी थोड़े दिन पहले ही जो आरएसएसएमबी बोर्ड के चेयरमैन है उनका ट्वीट भी आया था कि थोड़ी सीटों की संख्या को बढ़ाने की बात चल रही थी, और ये फाइल डिपार्टमेंट में गई हुई है। अभी शायद 200 के आसपास सीटें हैं, और हो सकता है वो बढ़ करके इसमें लगभग है वो जैसे कि 1000 के आसपास सीटें आ सकती है, और इसका जल्दी ही आपको एडवर्टाइजमेंट पे देखने को मिल जाएगा। तो आप एक तो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं, और जिनके जो ग्रुप की 12th क्लास में नहीं रहा हुआ है तो वो विद्यार्थी रीट की ओर मूव कर सकते हैं, जो कि जनवरी के अंदर एग्ज़ाम होगा। और जिनको थोड़ा सा ये भी है कि थोड़ा सा जल्दी जॉब चाहिए तो वो बिल्कुल रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज जिनकी जॉब है और जो फर्स्ट ग्रेड का क्राइटेरिया पास कर रहे हैं, और वो आराम से उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बीएड नहीं किए हुए हैं और 12th में ज्योग्राफी भी नहीं है, तो वो किस और क्राइटेरिया अगर पास नहीं कर पा रहे हैं इसको लेक्चरर वाला, तो किस और मूव कर सकते हैं। वो विद्यार्थी है जो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करके और नेट जीआरएफ की भी तैयारी कर सकते हैं दिसंबर वाले एग्ज़ाम की। ठीक है, तो इतने सारे ऑप्शन है, आपको जो सुटेबल लगे कि हाँ अगर जल्दी जॉब चाहिए तो लैब असिस्टेंट और रीट की तैयारी कर लो, और जो जॉब में है ऑलरेडी अच्छी तैयारी करनी है वो आराम से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकता है। इसके अलावा भी जैसे मैं आपको बता दूं कि आगामी जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पद, जैसे 2200 की वैकेंसी है, तो इसमें तो अब लग नहीं रहा है कि ये आगे कुछ पद वगैरह बढ़ाने की चर्चा करेंगे। तो एक नई भर्ती आपको जल्दी देखने को मिल सकती है और अच्छी संख्या में मिल सकती है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू स्कूल लेक्चरर को ही करना चाहते हैं, तो वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दे और जो ऑथेंटिक सोर्स है उनसे पढ़ना शुरू कर दे। ठीक है, ये तो रणनीति थी कि स्कूल लेक्चरर के बाद के एग्ज़ाम में हमें को आगे कौन सी चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इतने विकल्प हमारे पास आए, तो इन चीज़ों को आप अपनी तैयारी में बिल्कुल अपना करके शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लैब असिस्टेंट वालों के लिए मैं थोड़ा सा इतना ही कहना चाहूँगा कि बाकी इस पर मैं एक प्रिपरेशन को लेकर के अलग से एक सेशन ले लूँगा। थोड़ा सा कि एनसीईआरटी पे थोड़ा विशेष तौर से ध्यान दें, और जो राजस्थान ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी और जो
मैंने पहले भी बताई थी आपको, डॉक्टर रायलाल भल्ला वाली बुक्स हैं, उन दोनों को शामिल करके राजस्थान ज्योग्राफी को अच्छा तैयार कर सकते हो। और साथ में जो हिस्ट्री कल्चर वाला पार्ट है वो पवन जी वाली बुक, और साथ में जो आपकी 9th 10th SST वाली बुक है उनसे आप अच्छा खासा तैयार कर सकते हो। और सब भी बोर्ड इतना ही अपना एक लेवल रखेगी जिसमें इन बुक से आपका जो कंटेंट है वो आराम से तैयार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल से पढ़े, ठीक है। अब इसके बाद में RPSC ने जो ये बता दिया है स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न चेंज होने की वजह से जो विद्यार्थी मतलब कोचिंगों के पीछे भाग रहे थे, तो बिल्कुल साफ साफ मैसेज दिया है कि कोचिंगों के पीछे भागने से और सिर्फ कोचिंगों के नोट्स पढ़ने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस परीक्षा में उन्होंने बिल्कुल बखूबी बता दिया है। आप लोगों ने पेपर अटेंड करने के बाद में भी चीज़ों को महसूस कर लिया होगा, ठीक है। लोग बहुत सारे दावे कर रहे होंगे, मैं उनकी नहीं कह रहा, लेकिन एक एक्चुअल स्थिति यही है, विद्यार्थी को समझनी भी चाहिए, क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, उसको थोड़ी समझ होनी चाहिए कि RPSC की क्या रिक्वायरमेंट है एक तैयारी को लेकर के स्टूडेंट्स की। तो अगर मैं मेरी दृष्टिकोण से बताऊं तो RPSC आपसे एक अच्छी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़वाना चाहती है, और विषय जो भी चीज़ आप पढ़ो उसको गहराई में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता है। अब कई जैसे इंस्टीट्यूट्स वाले हैं या कोचिंग वाले वो ये कह देते हैं कि फैक्चुअल चीज़ें जो लिखवा देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट को गहराई तक नहीं पढ़ाते हैं वो, ठीक है। अब की बार क्वेश्चनों का लेवल इस हिसाब का था जिसको समझ बिल्कुल सब्जेक्ट अच्छे से समझ में था, कंटेंट पूरा अच्छे से याद था, साथ में सारी जो फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ें याद थी, तब जाकर के वो आराम से पेपर अटेंड कर पा रहा था, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के ले लो। जैसे फर्स्ट ग्रेड का पहला पेपर है उसमें भी अच्छा एक स्तरीय लेवल पूछा था, और इसके अलावा जो बाकी के जो सब्जेक्ट के पेपर आए थे वो भी एक अच्छे स्तरीय पेपर थे सभी। उसमें जैसे स्पेशली मैं बात करूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी का पेपर एक स्तरीय पेपर था आपकी बार वाला, और पेपर को देखने के बाद में भी संतुष्टि भी हुई। जैसे मैंने पूरा पेपर देखा, एनालिसिस किया, तो अब की बार मेरे को लगा कि वास्तव में जिसने भी पेपर बनाया उसने काफ़ी एक अच्छा होमवर्क किया है, और एक होमवर्क करने के बाद में पूरा का पूरा पैटर्न एक नया ट्रेंड दे दिया स्टूडेंट्स के लिए कि आप नोट्सों पर निर्भर नहीं रह सकते, आपको सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी, NCERT पढ़नी पड़ेगी अच्छी, एक 2 यूनिट के लिए, मतलब एक यूनिट के लिए 1-2 बुक आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो सारी चीज़ें आपसे क्लियर हो पाएगी। तो विशेष तौर से तो ये आप समझ भी जाइए अब कि नोट्सों के पीछे मत भागिए, किसी इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागिए, आप ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी या जो अच्छी टेक्स्ट बुक चलती है यूनिवर्सिटी में, तो वो वाली बुक लाइए और एक अच्छी तैयारी करिए आप, ठीक है। इसके अलावा जैसे ज्योग्राफी में मैं बात करूं तो ज्योग्राफी का जो पेपर का जो लेवल था ना आपकी बार, वो एक स्तरीय लेवल था, और उसमें काफ़ी लेंथी पेपर भी कह सकते हैं हम इसको, और सीधे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन आपको दिख रहे थे, स्टूडेंट्स को ललचाने वाले ऑप्शन दिख रहे थे, जिसमें स्टूडेंट आराम से कुछ जैसे एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें जैसे मल्टी चॉइस आंसर पूछ रहे थे वो, तो उनको लग रहा था कि 1 या 2 बिंदु तो याद है लेकिन तीसरा बिंदु याद नहीं, तो वो क्वेश्चन को अटेंड नहीं कर पा रहा था। उसको लग रहा था कि क्वेश्चन आ भी रहा है और वो क्वेश्चन को अटेंड भी नहीं कर पा रहा था। तो जिनके अगर सारे बिंदु क्लियर नहीं थे, तो अगर उन्होंने अटेंड भी किया तो कुछ क्वेश्चन उनके नेगेटिव भी गए हैं, कुछ उनके ठीक भी हुए हैं। तो ये सारा एक पैटर्न था अब की बार, मतलब हम कह सकते हैं भूगोल के पेपर को लेकर के कि वास्तव में एक अच्छा स्तरीय पेपर था। और रही बात मेरिट की, तो मैं एक बार मेरिट की एनालिसिस पे भी एक सेशन रखूंगा, लेकिन एक बार पहले हम जो हमारी टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहा था इसमें, इस पेपर में, वो पेपर एनालिसिस के साथ में आपको बताऊंगा, और उसके बाद में बच्चों से मैं कुछ डाटा कलेक्ट करूंगा कि वास्तव में क्या स्थिति है, क्योंकि अभी भी कुछ ने बता दिया होगा लेकिन अभी भी मेरे को स्थिति क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि जिन बच्चों के सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं ना, वो विद्यार्थी फर्स्ट पेपर में बाहर हो रहे हैं। तो अब ऐसे तो हम मेरिट का अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी एक जा सकती है। एक हम बच्चों से डाटा कलेक्ट करेंगे और उसका एक रेशियो निकालेंगे, उसके आधार पर हम एक अनुमान पे जाएंगे कि इतनी मेरिट है इसकी स्कूल लेक्चरर की जा सकती है, अगर दोनों पेपर स्टूडेंट्स के क्लियर है तो इस पर भी हम जल्दी ही आपसे गूगल फॉर्म में सारी सूचना मांगी जाएगी आपसे, और उम्मीद है कि आप सब लोग ईमानदारी से सूचना भरेंगे तो हम एक अनुमान जो क्राइटेरिया मेरिट का वो तय कर सकते हैं, और उसके आधार पर आप आगे की रणनीति भी आपकी तय हो जाएगी। तो जो भी आपसे सूचना मांगी जाती है वो आराम से अच्छे से ईमानदारी के साथ में RPSC के अकॉर्डिंग जो आपका स्कोर है वो शेयर करेंगे आप, ठीक है। जब मांगेंगे तब मैं आपको उस पर टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा इस चीज़ का। इसमें जो लेब असिस्टेंट वाली तैयारी कर रहे हैं उनको छोटी सी बात बता देता हूँ कि जैसे जो इसका ए पार्ट उसमें तो दोनों बुकें बताई दी थी, साथ में पवन जी वाली बुक
जो आर्ट एंड कल्चर वाली और साथ में 9th और 10th वाली बुक। अब सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट आप है लाइन टू लाइन एक बार 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसको बहुत अच्छे से याद करिए आप, ठीक है, उतना ही सफिशिएंट है। और कुछ भी जो एक्स्ट्रा चीज़ रहेगी वो मैं जो सेशन लूँगा लैब असिस्टेंट का, उसमें बिल्कुल हर एक चीज़ को, हर एक बिंदु को बारीकी से बता दूंगा आपको। लेकिन मोटा मोटा अभी मैं यही बता रहा हूँ ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कंटेंट कहाँ से पढ़े, क्योंकि आपकी बार आरपीएससी ने पेपर इतना ज़्यादा चेंज कर दिया इसका पैटर्न। तो विद्यार्थी यही चाह रहे हैं कि एक अच्छा हमें कंटेंट बताओ ताकि उसको पढ़ करके हम आराम से पेपर अटेंड कर सकें, ठीक है। तो अभी तो आप जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए है इसमें 11th और 12th वाली जो एनसीईआरटी वो पढ़े, और साथ में जो पहले राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स थी उनका भी आप सारा ले सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी को तो लाइन टू लाइन आपको याद करना है, अच्छे से समझ करके सारी फैक्चुअल चीज़ें आराम से अच्छे से याद करनी है। तो ये तो रही लैब असिस्टेंट की। अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कोई एक सेशन रखो ताकि उसमें हमारे को थोड़ी तैयारी में फ़ायदा हो, किस हिसाब से हम तैयारी करें। चाह रहा था कई दिनों से सेशन लेने की, लेकिन कुछ सामाजिक कार्य और खुद का थोड़ा सा शेड्यूल इस हिसाब से बिजी हो गया कि मैं ये सेशन रख नहीं पाया था। लेकिन जैसे समय मिला मैंने ये सेशन रख दिया है। और अब देखो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं बता दूं कि हमारी टीम भी इस पर टेस्ट सीरीज पे काम कर रही है और इस पर जल्दी ही हमारे 1-2 दिन में आपके पास शेड्यूल आ जाएगा। तो हम इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपकी टेस्ट सीरीज चलाएंगे, टॉपिक वाइज रखेंगे और उसके बाद में फुल पेपर भी रखेंगे। साथ में इसमें जो मैं सेशन रखूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी 1-2 दिन में सेशन ले लूँगा कि किस हिसाब से और कौन सी ऑथेंटिक बुक्स आपको लगानी है, क्योंकि पिछली बार हमने लगाई थी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिला था। तभी तो मैंने आपको स्कूल लेक्चरर वाले बच्चों को कहा था कि आप ऑथेंटिक बुक्स पे जाओ, टेक्स्ट बुक पे जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन विद्यार्थी इतनी लंबी तैयारी भी कर रहे थे, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे थे जो 3-3 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो एक ही चीज़ पढ़ रहे थे, बार बार नोट्स को रिपीट कर रहे थे, क्योंकि कई टीचरों ने उनको इतना आश्वस्त कर दिया था, विद्यार्थियों की भी गलती नहीं कि बस आप हमारे नोट्स पढ़ लो, इससे आपका काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन आपको परीक्षा देने के बाद में विद्यार्थियों के भी चलो अब तो समझ में आ गई चीज़ की नोट्सों से पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ये बात मैंने आपको अक्टूबर 2023 से जब हम शुरू करवा रहे थे आपको स्कूल लेक्चरर की तैयारी, उस समय हमने बता दी थी कि केवल नोट्स से पार नहीं पड़ेगी, आप साथ साथ में चलो नोट्स पढ़ रहे हो बिल्कुल पढ़ो, लेकिन अच्छे एक एक यूनिट के लिए एक एक बुक तो आप पढ़ो, ताकि थोड़ा सा एक सब्जेक्ट आप गहराई में जा सको, पढ़ सको, ऐसी चीज़ों का आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, ताकि पेपर वहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एलिमेंट्स के आधार पर या हम जो हमारा ज्ञान होता है उसकी समझ की विकसित के आधार पर सब्जेक्ट की समझ की विकसित के आधार पर उनको सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ऐसे कई क्वेश्चन, लेकिन जब हम सब्जेक्ट को अच्छे गहराई से पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज़ें फिर हमारे से नहीं हो पाएगी। हम फिर हमारी यही आदत रहेगी कि कोई लाइन टू लाइन हमारी को लिखाई हुई है, अगर वो एग्जाम में आ जाती है तो हम कर देते हैं, अदरवाइज उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता दूँ कि जैसे जगदीश जी सर ने जो हमारा स्वाध्याय भूगोल का जो यूट्यूब चैनल है उस पर शायद 15 की क्लास के आसपास क्लास ली थी, जिसमें उन्होंने प्रैक्टिकल पढ़ाया था और प्रैक्टिकल के साथ में उन्होंने एक ज्वार भाटा वाला टॉपिक क्लियर करवाया था, क्योंकि बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर ये जो टाइम निकालते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ज्वार की, उनकी पृथ्वी की गति को या चंद्रमा की गति को बढ़ाने के बाद में कितना उसका टाइम सर्कुलेशन पे फ़र्क पड़ता है, तो इस चीज़ को लेकर के बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, तो सर ने वो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया था। लेकिन उस टॉपिक को जब सर शुरू में पढ़ा रहे थे, बता देंगे पेपर जब हम एनालाइज करेंगे आपके साथ में और विश्लेषण तर्क सहित बताएंगे कि इस पेपर का किस हिसाब से आंसर हो सकता था और हमारा इसमें क्या रोल रहा है। तो सर ने उस समय ज़रूर बात करी थी कि एक खाड़ी थी, खाड़ी के अंदर जो जल जाता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ज्वारी दौड़ कह सकते हैं या ज्वारी रेस कह सकते हैं। ये बात उन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलरली कम से कम 1 मिनट अच्छे से एक्सप्लेन करी थी चित्र बना करके। तो ऐसी चीज़ें अगर ऐसे टीचर से आप जुड़ोगे तो आराम से जो कि बिल्कुल फिक्चुअल चीज़ नहीं थी, एकदम हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट की गहराई की बात थी वो, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो देखा था तो आराम से वो क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा था। इसी हिसाब से जैसे बहुलक वाला जो क्योंकि स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट उन्होंने करवाया था, तो जो बहुलक वाला पार्ट है, बहुलक वाले में भी उन्होंने मौसम जो पूर्व अनुमान की बात ही थी वो 2-3-4 बार रिपीट करी थी उन्होंने वीडियो में, कि अगर हमारे को अगर मौसम का पूर्व अनुमान लगना है तो वहाँ पर बहुलक का काम में लेते हैं।
एक इसके अलावा जो मानक विचलन वाला क्वेश्चन था उसको बिल्कुल कैलकुलेशन अच्छी तरीके से सोल्व करके बताई थी। तो अगर जो जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल वाले पार्ट की वीडियो और प्लस वो अगर जैसे ज्वार भाटा वाला अगर कंटेंट अच्छे से समय दे करके अगर सोल्व किया है, क्लास ली है उन्होंने, तो बिल्कुल उनका एक भी क्वेश्चन आरपीसी से नहीं तो बाहर गया है और आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा था। जैसे प्रैक्टिकल वाले पार्ट के सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे, वो बता देंगे आपको पर्सन सहित और उनकी तथ्यात्मक हम रिपोर्ट के साथ में जब भी विश्लेषण करेंगे 2-4 दिन में। इसके अलावा जैसे अब सब्जेक्ट पे बात आती है, तो अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले विद्यार्थी हैं, अभी भी बहुत सारे जैसे आपको ऐसे टीचर मिल जाएंगे जो कि मैराथन, महामैराथन, अभ्यास, महाअभ्यास इस हिसाब से बच्चों को गुमराह करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि ये बहुत एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट का एक एग्ज़ाम होता है। अगर आपका सब्जेक्ट एक स्टैंडर्ड लेवल का तैयार होगा तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें नोट्सों में या इन महामैराथन वाली क्लासों में तो नहीं मिलेगी आपको। हाँ, अगर आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की या जो ऑथेंटिक बुक्स है, चाहे कोटा ओपन की हो, कोई सी भी हो, वो जो बुक्स मैं बता भी दूंगा आपको प्रत्येक यूनिट वाइज 1-2 दिन में, वो भी टेलीग्राम चैनल पर मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। अगर वो बुक पढ़ते हो आप अच्छे से और चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो, सब्जेक्ट को समझ करके पढ़ते हो, तो वहाँ जरूर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो क्लियर होने की संभावना है। ठीक है ना। तो नोट्स पे डिपेंड मत रहिए पर्टिकुलरली कोई टीचर। अब कुछ विद्यार्थियों का ये भी था कि कोर्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं कि सर हमारे को थोड़ा सा सब्जेक्ट कम समझ में आ रहा है, तो क्या हम ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होती है उसका सिलेबस इतना लेंथी होता है कि अगर स्टूडेंट कंटिन्यू, अगर कोई सर अगर 4-5 घंटे डेली क्लास लेता है तो उस सिलेबस को अच्छे से पढ़ाने में उनको कम से कम 12 महीने का समय लग जाता है। तो अब एग्ज़ाम अगर जैसे टेंटेटिव डेट दिसंबर में है और आप चाहते हो कि हम ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर ले, तो मेरा तो सुझाव आप सभी विद्यार्थियों के लिए ये रहेगा कि बिल्कुल आप है ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में ना पड़े। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में पड़ गए ना आप, तो उसमें सीधा सीधा ये होगा कि आपसे एक बार भी कोर्स वो अच्छे से नहीं अटेंड पूरा कंप्लीट करा जाएगा। अगर आपने क्लासें अटेंड कर भी ली तो वो क्लासें अटेंड होगी, आपसे कोर्स का रिवीजन नहीं होगा। और अभी जो राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस पढ़ा रहे हैं उनमें मैं एक आधे टीचर की तो कह नहीं सकता, और बाकी का अगर उन टीचर की भी बात करूँ ना, मैं 1-2 टीचर जो मेरे दृष्टिकोण में थोड़ा ठीक पढ़ाते हैं वो भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, 60-70% सिलेबस पढ़ा रहे हैं। और कुछ जो अध्यापक है, आप भी देख रहे हो, हम भी देखते हैं, कई विद्यार्थी बताते भी हैं कि इस हिसाब से हम कोर्स ज्वाइन करते हैं। ऑनलाइन खूब सारा आजकल प्रचार प्रसार का माहौल चल रहा है, उसमें विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमने तो ऑनलाइन माहौल देख करके एक अच्छा टीचर समझ करके कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन आजकल जो विषय अध्यापक है वो पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं। अब कोई अध्यापक अगर पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा है पूरा कंटेंट, जैसे कि पहले जो आजकल तो थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, पहले सरकारी स्कूलों में या कोई जो हमारा टीचर अध्यापक होता था वो हमारे को कोई भी एक बुक दे देता था और रीडिंग करवाता था, ठीक है, और उसको जो अध्यापक समझता था कि कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। तो उस हिसाब के भी आजकल कंपटीशन में भी जो अध्यापक है वो पीपीटी माध्यम जो लेकर के बच्चों को गुमराह करते हैं, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आपको पढ़ाना ही है तो एक भूमिका तैयार करो टॉपिक की, भूमिका अगर टॉपिक की भूमिका तैयार होगी तो ही तो विद्यार्थी को आप समझा पाओगे अच्छे से। अगर आपने कोई टॉपिक अच्छे से समझा ही नहीं है, बस पीपीटी पढ़ करके उसको बिल्कुल लाइन टू लाइन जैसे अपन छोटी क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो से तो विद्यार्थी खुद ही पढ़ लेगा। इतना कंटेंट तो है मार्केट में कि अगर आपको सिर्फ स्पोक रीडिंग करना है तो आराम से वही बात है कि विद्यार्थी खुद ही पढ़ सकता है। तो ऐसे थोड़े से आपको कोई भी अगर जैसे नए वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष तौर से कहूँगा, जो विद्यार्थी अनुभवी है उनको तो चलो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो तो सारी चीज़ को समझते हैं और अच्छा टीचर कौन है उसको खुद को ऑटोमेटिक पता चल जाता है, उनसे जैसे बातचीत होती है या उनका कोई कंटेंट होता है उसके माध्यम से। लेकिन नए जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो सीधे ही ऑनलाइन जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं। आजकल ऐसे चमक दमक के साथ में बहुत सारा सोशल मीडिया चल रहा है, उसमें अच्छे एडवर्टाइजमेंट होते हैं तो विद्यार्थी उनमें फंस जाता है। उसके बाद में उसको 12 महीने बाद में हो सकता है कि उसने अपना जो बहुमूल्य समय था एक अच्छा तैयारी करने वाला वो खो दिया है। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाली भर्ती में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसी चीज़ों में फंसना नहीं है, नहीं तो बाद में यूँ लगेगा कि ये वैकेंसी फिर हमने खो दी है। सेल्फ स्टडी करिए और अच्छी ऑथेंटिक बुक पढ़िए,
सब्जेक्ट को थोड़ा गहराई में जा कर के पढ़िए। आप लोग जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे थे, उन स्टूडेंट्स का 50% सिलेबस वैसे भी कंप्लीट है। अगर कुछ पार्ट, कुछ यूनिट अगर अच्छे से तैयार नहीं है तो वो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से तैयार कर सकता है। और 50% सिलेबस के लिए अपने पास अच्छा खासा टाइम है, तो आप अच्छी ऑथेंटिक बुक्स पे जा करके उनको तैयार कर सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थियों की ये भी रहती है, सर इतनी सारी बुक्स, तो इतनी सारी बुक्स चलो हमने बता दी है, लेकिन उनमें पूरी कंप्लीट बुक थोड़ी पढ़नी है आपको, टू द पॉइंट पढ़ना है। जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में सिर्फ वही चीज़ आपको वहाँ पर जा करके पढ़नी है, तो मेरे हिसाब से कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। कुछ को यूँ लगता है कि ज़्यादा बुक्स की संख्या देख करके कि ये हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। जब आप एक एक यूनिट को टारगेट करके कंप्लीट करेंगे तो सारी चीज़ें आराम से बिल्कुल अच्छे से समय अनुसार आप कंप्लीट कर लोगे। तो मेरा सुझाव ये रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक पढ़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए, ठीक है। बाकी मैं लैब असिस्टेंट का सिलेबस और इसकी कौन कौन सी बुक लगानी है आपको और किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, इसका 1-2 दिन में एक नया सेशन ले लूँगा। और इसी हिसाब से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक सेशन लूँगा, जिसमें हम पूरी खुल करके बात करेंगे सब्जेक्ट पर और उन यूनिट पर, और यूनिट को किस हिसाब से हम कौन कौन सी बुक से टारगेट करें, ताकि संभावना ये बनेगी बिल्कुल हम जो आरपीएससी पूछना चाह रही है वो चीज़ें हम पहले ही पढ़ लें ऑथेंटिक बुक से, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, आने वाले सेशन में हम फिर इन पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये भी बता दूं कि नर्वस नहीं होना है, क्योंकि ऐसे ऐसे मेरे विद्यार्थी कांटेक्ट में थे। पेपर देने के बाद में उनसे फ़ोन कॉल पे भी बात हुई, तो मैं उनको बहुत टॉप पे समझ रहा था। कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो कि बिल्कुल अच्छे कर रहे हैं सब्जेक्ट में, उनका वास्तव में अच्छा हुआ स्कोर, लेकिन फर्स्ट पेपर नहीं होने की वजह से वो सीधे सीधे बाहर हो रहे हैं। तो नर्वस नहीं होना आपको, क्योंकि ये आपकी गलती नहीं। आरपीएस अचानक अपन कह सकते हैं कि बिना बताए पैटर्न चेंज करा है, तो थोड़ा सा पैटर्न अलग आ गया और विद्यार्थी थोड़ा सा उस 1-1.5 घंटे में उसको मैनेज नहीं कर पाए, जबकि कंटेंट इतना तो था उन पेपरों में कि आराम से पास में मार्क्स तो ला सकते हैं। लेकिन फिर भी अचानक एक नया पैटर्न मिलता है, विद्यार्थी घबरा जाता है और वो थोड़ा सा समय अनुसार अपने को समायोजित नहीं कर पाई उन पेपर के अकॉर्डिंग, तो वो कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक की वजह से उन पेपरों में बाहर हो रहे हैं। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने जिन विद्यार्थियों ने 2-2, 3-3 साल के लंबे समय देकर के सब्जेक्ट को तैयार किया है, तो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में एक अच्छा मौका है। वो बिल्कुल कुछ जैसे 50% सिलेबस पढ़ रखा है, 50% सिलेबस और पढ़ करके अच्छे से वो अपनी दावेदारी असिस्टेंट प्रोफेसर में ठोक सकते हैं बिल्कुल आराम से। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी पिछली वैकेंसी में, स्कूल लेक्चरर में नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी में वो दौड़ में आगे नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको भी नर्वस नहीं होना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है खुद की, और कॉन्फिडेंस भी खुद की ओर से। ऐसे नहीं कि किसी सर ने या मैंने बता दिया कि आपको मोटिवेट कर दिया, खुद की तरफ से थोड़ा सा मजबूत हो मानसिक रूप से, ताकि आप वापस इस रण के प्रतियोगिता के रण के मैदान में उतरो और एक अच्छी सफलता प्राप्त करो, एक अच्छी तैयारी करके सफलता प्राप्त करो, ठीक है ना। तो बिल्कुल नर्वस नहीं होना। जिनका अगर पेपर फर्स्ट की वजह से भी बाहर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे मौके आएंगे जहाँ पर हम अपनी अच्छी मेहनत की हुई है, आगे अच्छी मेहनत करके अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। आप सभी लोगों को शुभकामनाएं और अच्छी तैयारी। एक दैनिक दिनचर्या में वापस वही चीज़ें ले लो जो आप स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे थे। सेल्फ स्टडी जितनी आप कर सकते हो उतनी ज़बरदस्त सेल्फ स्टडी करिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लैब वाला और एपी वाला मैं सेपरेट सेशन लूँगा, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।